गुड इवनिंग ऑल। तो हमने लास्ट क्लास में जो है अप्रोक्सीमेट मेथड जो होते हैं लीनियर मेजरमेंट के वहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग, ओके। तो किसी भी एरिया में अगर मुझे चेन सर्वे करना है तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक, तो मान लो ये आपका एरिया है पूरा। इस तरीके से कोई एरिया है, ध्यान से सुनते रहना इसको पूरा। इस तरीके से कोई एरिया है पूरा, और इसमें हमको करना है चेन सर्वे। इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हमको करना है चेन सर्वे। तो चेन सर्वे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ग्राउंड पे जाएंगे और हम क्या करते हैं, रिकोनेंस रिकोनेंस सर्वे, यानी ग्राउंड पे जाएंगे और सिर्फ आइडिया लेंगे फील्ड का। तो फील्ड का जब आइडिया लेते हैं, कभी भी जब भी हम कभी भी ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड में सबसे पहला प्रिलिमिनरी सर्वे जो होता है वो होता है आपका रिकोनेंस सर्वे। ग्राउंड पे जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये फीचर यहाँ पे, ये फीचर यहाँ पे मैं स्टेशन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेशन ले सकता हूँ। वो तो एक जनरल आइडिया लेते हैं फील्ड का। टू टेक जनरल आइडिया अबाउट फील्ड, या टू चेक द टोपोग्राफी, या फिर कोई भी चीज चेक करने के लिए इनिशियली जो सर्वे किया जाता है उसे बोलते हैं रिकोनेंस सर्वे। ठीक है, वो जब कर लेते हैं हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को हमने चेन सर्वेइंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेन स्टेशन मार्क करूंगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक मेन स्टेशन ये ले लिया, एक मेन स्टेशन ये ले लिया। और मेन स्टेशन इस तरीके से सिलेक्टेड होने चाहिए कि भाई इंटरविजिबिलिटी, ये इसको, ये स्टेशन इसको देख सके और ये स्टेशन इसको देख सके। अगर दो मेन स्टेशन की इंटरविजिबिलिटी सही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में एक टाई स्टेशन भी लगा सकते हैं। और टाई स्टेशन से फिर ये इनकी इंटरविजिबिलिटी सही होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेन स्टेशन लगाऊंगा पूरे एरिया में, जिससे मैं पूरे एरिया को कवर कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे एरिया को कवर कर रहा हूँ मेन स्टेशन से। तो जब मैं पूरे मेन स्टेशन लगा दूंगा तो मेरे पूरा जो है वो एरिया क्या हो गया, कवर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मेन स्टेशन लगाना। और ये मेन स्टेशन की इंटरविजिबिलिटी आपस में होनी चाहिए, यानी एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसके बीच में एक जो है सब्सिडियरी स्टेशन या फिर टाई स्टेशन लगा सकते हैं। तो इंटरविजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। इंटरविजिबिलिटी ये पूरा मैं लिखूंगा आगे, इंटरविजिबिलिटी शुड बी क्लियर बिटवीन टू मेन स्टेशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, मेन स्टेशन लोकेट करना। तो मेन स्टेशन मैंने लोकेट कर दिए। ठीक है, एरिया के बाहर नहीं करना है, अंदर नहीं करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब क्या करूंगा मैं, इस पूरे जो मेन स्टेशन है इनको आपस में हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेन लाइन। तो मेन लाइन क्या है, मेन लाइन वो लाइन होती है जो दो मेन स्टेशन को आपस में कनेक्ट करती है। और ये बना रहा हूं मैं मेन लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने क्या कर दिया, मेन लाइन खींच दी। ये लो, ये मेन लाइन हो गई आपकी। तो दो मेन स्टेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेन लाइन। तो पहला हमारा क्या है, ये है हमारा मेन स्टेशन, और ये है हमारी मेन लाइन। ठीक, तो मैंने क्या बोला, पूरे एरिया में स्टेशन इस तरीके से सेलेक्ट करने कि पूरे एरिया को वो कवर कर रहा हो। तो मैंने मेन स्टेशन उसी तरीके से लिए, पूरे एरिया को ये कवर कर रहा है। फिर मैंने दोनों मेन स्टेशन के बीच को जो भी ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस है, इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। जो कौन सी लाइन है आपकी, मेन लाइन। तो लाइन कनेक्टिंग टू मेन स्टेशन इज नोन एज मेन लाइन। अब ध्यान से सुनो, अब नेक्स्ट जो आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। किसके पर्सपेक्टिव से, सर्वेइंग के पर्सपेक्टिव से, वो होती है बेस लाइन। तो बेस लाइन इस तरीके से चूज करनी है आपको कि ये पूरे एरिया को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दे या फिर बोल सकते हो कि बिगेस्ट सेंट्रल लाइन, वो लाइन जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं बेस लाइन। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली लाइन को जो है हम बेस लाइन चूज कर सकते हैं, ये यहां से लेके यहां तक देखो।
ठीक है ऐसे। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस लाइन। और बेस लाइन वो लाइन होती है जिसे हम बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी मेजरमेंट इसी लाइन के रिस्पेक्ट में होने वाली है। जैसे एग्जांपल, ये आपका यहाँ पे घर, ये देखो यहाँ पे मैं कुछ फीचर बना देता हूँ, रुको, पहले फीचर बना देते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या है, कोई हाउस है, यहाँ पे आपका कोई टेम्पल सा मान लो, यहाँ पे आपका कोई पॉन्ड है, यहाँ पे भी आपका कोई हाउस है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्री है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, ये फीचर ऑलरेडी लोकेटेड होंगे ग्राउंड के ऊपर, ये मैंने अभी बनाया है। तो मैंने क्या करना है, इस तरीके से बेस लाइन लेनी है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। दूसरा, अब दो इक्वल पार्ट में तो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है। अगर तुम देखो तो ये एक सर्कल है, और मैं ऐसे डिवाइड करूं, ऐसे भी इक्वल पार्ट में हो रहा है, ऐसे भी इक्वल पार्ट में हो रहा है, तो मैं किसको लूंगा? उस टाइम पे मैं ये चेक करूंगा कि किसके पास ज्यादा फीचर है। जिस लाइन के पास ज्यादा फीचर होंगे मैं उसको बेस लाइन कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फीचर को ही तो लोकेट करना होता है। तो जिसके पास अब इस लाइन के पास ज्यादा फीचर है, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, इसके पास सबसे ज्यादा फीचर है, तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को बेस लाइन कंसिडर करूंगा, ये वाली लाइन को नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है डिटेलिंग के लिए फीचर, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे दूर जाना पड़ेगा ऑफसेटिंग करने के लिए। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें कि जब भी कोई भी दो लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो तो हम ये चेक करेंगे कि किस लाइन के पास सबसे ज्यादा फीचर है। ठीक है जी, ओके। अब हमने ये कर लिया, तो ये लाइन कौन सी लाइन है हमारी, जो मैंने अभी बताई, ये है हमारी बेस लाइन। और बेस लाइन मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर्वे के केस में। क्यों? क्योंकि सारी मेजरमेंट हम इसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। इस लाइन को हम इनवर्ट टेप से मेजर कर सकते हैं, एक कोलेबी एपरेटस होता है उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इनवर्ट टेप ही यूज करते हैं, और इनवर्ट टेप की एक्यूरेसी जो है 1:10⁶ होती है, यानी 10 लाख मील 10 लाख मीटर अगर आप मेजर करोगे तो उसमें 1 मीटर की गलती निकल के आएगी, मतलब यही है। तो इतना एक्यूरेट टेप होता है, और आगे हम टेप में पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से टाइप के टेप होते हैं आपके, ठीक है, वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ ये बताया ये एक पूरा एरिया है जिसमें मुझे चेन सर्वे करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेन स्टेशन लिए, मेन स्टेशन इस तरीके से लिए कि पूरे एरिया को कवर करता हो। उसके बाद मैंने क्या किया, मेन लाइन ड्रॉ की, दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को मेन लाइन बोला मैंने। हर मेन स्टेशन के बीच में इंटरविजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर इंटरविजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो हम बीच में क्या कर सकते हैं, एक टाई स्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और एक बिगेस्ट सेंट्रल लाइन जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे हम बेस लाइन बोलते हैं, तो वो हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब मुझे सर्वे रन करना है भाई। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं बेस लाइन में जाऊंगा और डिटेलिंग करूंगा इन फीचर की। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑफ सेटिंग करता हूँ। देखो ऑफ सेटिंग का मतलब क्या होता है वो हम आगे भी देखेंगे। ये 90 डिग्री पे जाना है मैंने, ताकि मैं डिटेलिंग कर सकूं कि अच्छा बेस लाइन से ये x1 दूरी पे है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और वो कैसे होता है, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, क्रॉस स्टाफ लकड़ी का बना होता है। अब यहां से मैं देखूंगा सामने की तरफ, वहां पे देखो, यहां से मैं देखूंगा सामने कोई रेंजिंग रॉड रख दूंगा, और एक पर्सन को इधर भेजूंगा, तो वो डायरेक्ट इधर देखेगा ना, तो 90 डिग्री का ऑफसेट पड़ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑफसेटिंग करके क्या करते हैं, इन फीचर्स को लोकेट करते हैं। अच्छा, ये x1 दूरी पे है, ये आपका x2 दूरी पे है, ये आपका x3 दूरी पे है, ये आपका x4 दूरी पे है, ये आपका x5 दूरी पे है, ये आपका x6 दूरी पे है, ये आपका x7 दूरी पे है। तो इस तरीके से हम डिटेलिंग करते हैं फीचर्स की। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, बेस लाइन के बाद हम क्या करेंगे, सर्वे रन करेंगे, जिसमें हम डिटेलिंग करेंगे फीचर की कि बेस लाइन से क्या बोलते हैं, लेफ्ट या राइट पे कितनी दूरी पे आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है या फीचर है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब इसमें एक चीज और आती है, ध्यान से सुनो। मान लो यहां पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोई फीचर है,
ठीक है, और इसकी डिटेलिंग करनी थी मुझे, इस लाइन से ही करते हैं हम। अब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई वैली है या फिर कोई ऑब्लिगेटरी पॉइंट है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट मतलब कोई हिल हो सकता है, कोई वैली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ठीक है, अब जब मैं डिटेलिंग कर रहा हूं इसकी, तो दो तरीके से मैं कर सकता हूँ ऑफसेट। एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट, एक होता है ऑब्लिक ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट हमेशा 90 डिग्री पे लिया जाता है। ऑब्लिक ऑफसेट हम किसी भी एंगल पे ले सकते हैं अदर देन 90। बट यहाँ पे ना मैं ऑब्लिक ऑफसेट ले सकता हूँ ना परपेंडिकुलर ले सकता हूँ। फिर मैं क्या करूं, तो जिन फीचर की डिटेलिंग आप बेस लाइन से नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कैसे हैं, वो पॉइंट इनएसेसिबल है, वो वहां आप पहुंच नहीं पा रहे हो। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, उस केस में हम क्या करेंगे, एक टाई स्टेशन लेंगे बेस लाइन पे, और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जिस लाइन को बोलते हैं हम टाई लाइन। क्या लाइन बोला मैंने, इसको इसको बोलते हैं हम टाई लाइन। तो टाई लाइन खींचने की जरूरत कब पड़ती है, टाई लाइन खींचने की जरूरत तब पड़ती है, ये है आपकी टाई लाइन। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं यहां से ऑफ सेटिंग नहीं कर पा रहा था, यानी बेस लाइन से अपने फीचर को लोकेट नहीं कर पा रहा था, या फिर उसकी डिटेलिंग नहीं कर पा रहा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी लाइन लूंगा जिसमें एक मेन स्टेशन और एक टाई स्टेशन होना चाहिए, और वहां से फिर मैं इसकी डिटेलिंग करूंगा। तो अब मेरे लिए आसान हो जाएगा, यहां से मैं इजीली इसकी डिटेलिंग कर सकता हूं। तो कितनी कर ली थी हमने, x7, ये हो जाएगा x8। लो, ऐसे पॉइंट की डिटेलिंग हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जाएंगे हम ऑफिस में और हम प्रिपेयर करेंगे प्लान। ठीक है, तो पहले मैं लूंगा एक सूटेबल स्केल। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सूटेबल स्केल जो लिया है भाई, वो लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर ऑन ग्राउंड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर ऑन ग्राउंड। मैंने क्या किया, पूरा ऑफिस में किया, पूरा प्लान बनाया, ऐसे ही बनेगा वो प्लान जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। जब ये सारा डिटेलिंग हो जाएगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी दो पॉइंट के बीच में कोई लाइन खींचूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए किसी के बीच में भी खींच सकते हो आप। मैंने यहाँ पे खींच ली, ये दिख रहा है तुमको, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे खींच ली लाइन, यहाँ पे। ठीक है, और इस लाइन को मैप के ऊपर मेजर करना है। ठीक है, मैप के ऊपर मेजर करना है। मान लो ये लाइन तुम्हारी आती है 5 सेंटीमीटर, मान लो ये लाइन आती है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब आपने वापस जाना है ग्राउंड पे और चेक करना है अपने काम की एक्यूरेसी। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड में कितना लोकेट करना चाहिए इसको, 50 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना लोग बता रहा था, 10 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर की अगर ये लाइन है, तो ये कितना बतानी चाहिए, 5 मीटर। तो यहां से हम एक्यूरेसी बताएंगे, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क हम क्या करते हैं, चेक लाइन डालते हैं। अब मान लो आपका आता है 49 मीटर रह जाता है, 1 मीटर की एरर है, तो आप क्या बोलोगे, 1 मीटर की एरर है 50 मीटर के ऊपर, 1 मीटर की एरर है 50 मीटर के ऊपर। तो इस तरीके से एरर को लोकेट किया जाता है, या जो भी आपने गलती की है उसको लोकेट करते हैं। तो फिर से मैं एक बार सम अप कर देता हूं, फिर हम सारा इसके बारे में लिखेंगे। ये पूरा एरिया था जिसमें हमने चेन सर्वे करना था। मैंने सबसे पहले क्या किया, सारे क्या बोलते हैं, मेन स्टेशन लगा दिए जिसमें पूरा एरिया इनक्लोज हो जाए। मेन स्टेशन की इंटरविजिबिलिटी होनी चाहिए हमेशा आपस में, अगर नहीं है तो हम बीच में क्या करेंगे, एक टाई स्टेशन लगाएंगे या सब्सिडियरी स्टेशन लगाएंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक बिगेस्ट सेंट्रल लाइन जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बेस लाइन को खींचेंगे। बेस लाइन को बहुत एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही सारी सर्वे वर्क होगी, सारी मेजरमेंट इसके रिस्पेक्ट में ही की जाएगी। तो इसको हम बहुत ही प्रिसाइज टेप से मेजर करते हैं, जो है आपका इनवार टेप। ठीक है, उसके अलावा जब हम ये मेजरमेंट कर देंगे, फिर जो फीचर है उनकी डिटेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लो किसी फीचर की डिटेलिंग नहीं हो पा रही है बेसलाइन से, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक टाई स्टेशन ड्रॉ करेंगे, टाई टाई स्टेशन लगाएंगे बेसलाइन के ऊपर जो मेन स्टेशन को कनेक्ट करता हो, और फिर वहां से उसकी डिटेलिंग करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डिटेलिंग बेसलाइन से नहीं हो सकती है, उनको हम टाई लाइन से लोकेट करते हैं। फिर ये सारा काम मैंने क्या करना है, ऑफिस में लेके जाना है, पूरा पेपर बनाना है स्केल के साथ। मैंने स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये सारा काम हो गया, तो इसी तरीके से एक पेपर बन जाएगा। अब मैंने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे खींच दी एक चेक लाइन,
और ये चेक लाइन हम क्यों खींचते हैं, जैसे मैंने बताया था, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क। ये आई मैप के ऊपर 5 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड पे कितना बताना चाहिए था इसको, 50 मीटर। कितना बताना चाहिए था, 50 मीटर। तो हम जाएंगे वापस, वापस चेन पकड़ेंगे, देखेंगे 50 मीटर है कि नहीं, 50 मीटर आ गया, इसका मतलब आपने पूरा एक्यूरेट काम कर रखा है। और अगर नहीं है, उसमें 1 मीटर की भी एरर होती है, तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि 1 मीटर की एरर आ रही है 50 मीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। तो चलो इसके बाद अब लिखना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजें। आई होप सबको इतना क्लियर होगा जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले लिखेंगे मेन स्टेशन के बारे में। तो मेन स्टेशन हम लोकेट करते हैं हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ। मेन स्टेशन आर लोकेटेड विद हाई डिग्री हाई डिग्री हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ हम लोकेट करेंगे जहां पे आसपास के सारे स्टेशन इंटरविजिबल होने चाहिए, वेयर ऑल नियर बाय स्टेशन शुड बी क्लियरली इंटरविजिबल, वेयर ऑल नियर बाय स्टेशन शुड बी क्लियरली इंटरविजिबल। ठीक है, तो स्टेशन लोकेट कर दिया हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ, और सारे स्टेशन आपस में इंटरविजिबल होने चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब अगर इंटरविजिबल नहीं है तो बीच में क्या करेंगे, फिर एक टाई स्टेशन लेंगे भाई हम। फिर क्या करेंगे, हम एक टाई स्टेशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा लिख देता हूँ। इसको नोट पॉइंट के फॉर्म में लिखता हूँ ना। चलो ये नोट पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। इफ नियर बाय स्टेशन इज नॉट intervisible, then a tie station, or subsidiary station can be located between main stations, उन मेन स्टेशन के बीच में, so that all station so that both main station should be clearly visible फ्रॉम टाई स्टेशन। ठीक है, टाई स्टेशन से दोनों ही जो है क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ये पॉइंट भी हमने लिख दिया। पहला जो हम पॉइंट ग्राउंड के ऊपर लोकेट करते हैं वो मेन स्टेशन ही होता है। तो कई बार पूछा आता है, इनिशियली स्टैब्लिश्ड पॉइंट ऑन चेन सर्वे, इनिशियली established point on chain survey is main station। ठीक है,
तो ये तो लिख दिया हमने किसके बारे में, मेन स्टेशन के बारे में। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट मैंने डिस्कस भी कर दिए और लिख भी दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन लाइन। तो मेन लाइन तो मैंने बता ही दिया था, दो मेन स्टेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम मेन लाइन बोलते हैं। तो मेन लाइन क्या है, line connecting two main station, line connecting two main station is called as main line। उसको क्या बोलते हैं, मेन लाइन बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका बेस लाइन से रिलेटेड, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। सीधा क्वेश्चन भी ऐसा कई बार आ रखा है जेई में कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इन सर्वे कौन सी होती है, तो बेस लाइन होती है। ठीक है, तो ये भी जरा लिख देते हैं इसके बारे में, बेस लाइन के बारे में। तो ये क्या होती है, बिगेस्ट सेंट्रल लाइन होती है जो पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है ना, इट इज द इट इज द बिगेस्ट सेंट्रल लाइन, बिगेस्ट सेंट्रल लाइन which divides whole area into two parts, whole area into two equal parts, into two equal parts। तो बेस लाइन क्या होती है, वो बिगेस्ट सेंट्रल लाइन होती है जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबने लिख दिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब मैंने नेक्स्ट क्या बोला था, मैंने नेक्स्ट ये बोला था तुम लोगों को कि अगर दो लाइन ऐसी आती है जो पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उस टाइम पे हम किस लाइन को बेस लाइन लेंगे, जिसके नियर बाई सबसे ज्यादा फीचर होंगे, फिर हम उसको लेंगे। ठीक है, इफ टू लाइन आर डिवाइडिंग whole area whole area into two equal parts, then selection of baseline done on the basis of line having most feature nearby, तो जिसके पास ज्यादा फीचर होंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर हम चूज कर लेंगे बेस लाइन को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था कि बेस लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि सारा सर्वे वर्क इसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी नोट पॉइंट में ही जाएगा। एक नोट पॉइंट, ये दूसरा नोट पॉइंट इसी के नीचे है। बेस लाइन is most important line in case of chain survey, because all detailing of features are done with respect to it,
तो बेस लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है चेन सर्वे में, क्यों? क्योंकि सारे फीचर्स की डिटेलिंग हम इसी लाइन से करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमने कई बार देखा होगा कि भाई बेस लाइन हम किससे मेजर करते हैं? इनवर्ट टेप से मेजर करते हैं। और कॉल बाय एपरेटस होता है एक, तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा बहुत पुराने, उसमें पूछा हुआ है। अगर इनवर्ट टेप दे रखा है तो इनवर्ट टेप ही टिक करना है। लेकिन अगर इनवर्ट टेप नहीं है तो हम उससे उसको भी यूज कर सकते हैं। कॉल बाय एपरेटस होता है और एक आपका व्हीलर्स लाइन एपरेटस होता है। तीन तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जरा लिख देता हूँ मैं। मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन should be done precisely by the following apparatus. फॉलोइंग apparatus कौन कौन से हो फॉलोइंग apparatus? मैंने बोला मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन है यहाँ पे, इज डन मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन, रुको एक सेकंड। मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन, मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन शुड बी डन प्रिसाइजली बाय द फॉलोइंग apparatus। कौन कौन से apparatus है? पहला जो मैंने बोला था इनवार टेप, अभी हम देखेंगे इनवार टेप किस किस मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। निकल और स्टील के मिक्सचर से बनता है, उसमें परसेंटेज भी हम डिस्कस करेंगे जब चेन और टेप पढ़ेंगे। दूसरा आपका कॉल बाय ऑपरेटर्स, ये क्वेश्चन तुमको यूथ कंपटीशन में दिख जाएगा, और एक बार नहीं दो बार पूछा हुआ है ये, ठीक है? कॉल बाय ऑपरेटर्स, ठीक है? ये सर्वे ऑफ इंडिया करता है इसका यूज, ये भी ध्यान रख लेना। सर्वे ऑफ इंडिया मेजरली इसी का यूज करता है। तीसरा ऑपरेटस है आपका व्हीलर्स लाइन ऑपरेटस। लाइन ऑपरेटस, तो देखो हमेशा जब भी ये तीनों होंगे तो आपको ध्यान किसका रखना है? इनवार टेप का हमेशा। अगर इनवार टेप नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है कि बेस लाइन आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर्स। तीन नाम दे रखे होंगे, चौथा दे रखा होगा, पांचवा दे रखा, बोलेगा कौन कौन से यूज होते हैं, या फिर सिर्फ इन सब में से एक यूज करना है तो इनवार टेप कन्वीनियंट है, ठीक है? सर्वे ऑफ इंडिया कॉल बाय ऑपरेटर्स यूज करता है, व्हीलर्स लाइन ऑपरेटर्स यूज होता है। पर मेजरली जो आपको ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपका इनवार टेप। तो इनवार टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान इनवार टेप ही रखना है, ठीक है? ओके, अब हमने ये सारा भी लिख दिया, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने लिख दिया। तो अब मैंने क्या बताया था, अब याद करो, मैंने तुम्हें बोल दिया था कि आगे, एक सेकंड को। ओके, तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि बेस लाइन से ही हम क्या करेंगे? डिटेलिंग करेंगे सारे फीचर्स की। लेकिन कहीं पे अगर किसी फीचर की डिटेलिंग इस लाइन से नहीं हो पा रही है तो मैं क्या करूंगा? फिर एक टाई लाइन डालूंगा। और टाई लाइन किसके बीच की होगी? मेन स्टेशन और किसी सबस्टेरी स्टेशन या टाई स्टेशन के बीच की लाइन होगी। और वहां से फिर डिटेलिंग करेंगे। तो नेक्स्ट जो लाइन डिस्कस करनी है हमने, जो मैंने तुम्हें पूरा डिटेल में बता दिया ऑलरेडी, वो है आपकी टाई लाइन, ठीक है जी? कितने पॉइंट हो गए थे पीछे? 3 पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट आता है आपका ओके, टाई लाइन।
line joining one main station, line joining one main station to tie station or subsidiary station is called as tie line. तो लाइन टाई लाइन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग वन मेन स्टेशन एंड वन मेन स्टेशन टू टाई स्टेशन या सबसिडरी स्टेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाई लाइन बोलते हैं। ये लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं भाई हम? फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। These line are drawn when detailing of feature cannot be done with respect to baseline due to inaccessibility इनएसेसिबल क्या होता है? जहां तो हम देख तो पा रहे हैं पर हम वहां जा नहीं सकते, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं इनएसेसिबल। ठीक है, और with respect to baseline due to inaccessibility or due to some obligatory point such as क्या हो सकता है? वैली, खाई हो सकती है, मान लो रिवर हो सकती है, आपका हिल हो सकता है, कोई मिलिट्री एरिया हो सकता है, एटसेट्रा। तो हम फिर टाई लाइन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेस लाइन से नहीं डिटेलिंग कर पा रहा हूं तो मुझे टाई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा एक मतलब है। अब आता है लास्ट चेक लाइन। चेक लाइन तो मैंने बता दिया था कि सारा काम करके फिर ऑफिस में जाना है और फिर हम क्या करेंगे? एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो मैप बनाया उसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था। ये देखो लाइन कर देंगे ड्रॉ, कहाँ गया ये? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी थी मैप के ऊपर ही, वो आई 5 सेंटीमीटर, और हमारा स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर बता रहा था। तो ग्राउंड पे कितना बताना चाहिए था उसे? उसे बताना चाहिए था 50 मीटर, लेकिन मान लो वो 49 रह गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर की एरर है, तो वही चीज हमको यहाँ पे दिखानी है। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे चलो चेक लाइन के बारे में लिख देते हैं। इट इज द लाइन drawn on map after all chain survey work after chain survey work to check the accuracy to check the accuracy to check the accuracy of work। नोट पॉइंट, अगर आपकी कोई गलती है, एरर है, तो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी हमको। एक्यूरेसी ऑफ वर्क या एक्यूरेसी ऑफ वर्क रिप्रेजेंटेड बाय accuracy of work is represented by 1 रेशियो आर मीटर
मीटर, 1:r मीटर। आर मीटर मतलब ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस है और कितनी एरर है, एरर डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, और ये एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मींस 1 मीटर एरर ओवर r मीटर डिस्टेंस, मींस 1 मीटर एरर एरर ओवर r मीटर डिस्टेंस। ये लीजिए, सारा काम कर दिया जी हमने, ठीक है। तो जितना चेन सर्वे होता है सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इतना क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बताओ, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है सारा क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट हमने देखना है इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेन सर्वे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेन सर्वे। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे। अब ये देखिए, पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ चेन के बारे में, ठीक है। अब चेन होती कैसी है भाई, ड्रॉ ही कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो। तो इस तरीके की होती है हमारी चेन, ठीक है जी। ओके, ये है आपका ब्रास हैंडल, सॉरी। और ये होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक वन लिंक, ये होता है हमारा वन लिंक, ठीक है। तो जब भी चेन की लेंथ होगी इसमें ऐसे लिंक होंगे। तो कितनी लेंथ की चेन होती है, किस पे कितने लिंक होते हैं, किस पे कितनी टॉलरेंस लिमिट होती है, वो सब हमने देखनी है अभी। तो ये आपकी चेन है जिसमें इस तरीके का ये हुक्स है, इसके अंदर आपका एक तो ये फंसा हुआ है, फिर इसी तरीके से, ठीक है, रिंग्स ये इनमें ये चल रहा है। तो एक यहाँ से यहाँ तक, एक कड़े से दूसरे कड़े तक की डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, वन लिंक बोल रहे हैं। तो जो चेन होती है आपकी, जो मैंने स्पेशली यहाँ पे बनाई है, वो चेन है आपकी मैट्रिक चेन। कौन सी चेन है ये है आपकी मैट्रिक चेन। चार टाइप की चेन होती है आपकी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मैट्रिक चेन की। नंबर वन है आपकी मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन की बात करें तो चेन देखो कितनी कितनी लेंथ की होती है, लिंक कितने होते हैं इसमें, और टॉलरेंस लिमिट कितनी होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो है वो है 30 मीटर की चेन, और जनरली 30 मीटर की चेन ही यूज की जाती है।
और इसमें होते हैं आपके 150 लिंक, ठीक है। और टॉलरेंस लिमिट होती है ±8 mm। इसका मतलब है कि ±8 mm एक्सेप्टेबल है टॉलरेंस लिमिट। अगर आप गड़बड़ी कर भी रहो तो 8 mm ऊपर 8 mm नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं पे 20 मीटर में अगर, अब देखो यहाँ पे जरा इसको भी मैं बता ही देता हूँ साथ के साथ। ये 30 मीटर है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लेंथ ऑफ वन लिंक, एक लिंक की लेंथ कितनी आएगी। तो 30 मीटर की चेन है, 150 लिंक है, डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2 मीटर। और 0.2 मीटर को चेंज करो तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर या फिर 200 mm। तो सिंपल सी बात है, 30 मीटर की चेन है तो उसमें आपकी जो लेंथ ऑफ वन लिंक होती है वो होती है 200 mm। तो कई बार ये भी पूछ लेता है आपको कि कितनी होती है भाई, 200 mm। ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये 200 mm होती है, या 20 सेंटीमीटर बोल दो या फिर 0.2 मीटर बोल दो। अगर 20 मीटर की चेन देखे, दूसरी 20 मीटर की चेन है, इसमें होते हैं 100 लिंक, और इसमें जो टॉलरेंस लिमिट होती है ±5 mm। तो इसमें भी अगर चेक करो तुम, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी कितना आ रहा है, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर का मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 200 mm। तो हर बार जो चेन की लेंथ होगी, सॉरी, वन वन लिंक की लेंथ होगी वो आपका 200 mm ही होगी हमेशा, ठीक है। इसके अलावा जनरली मतलब मेजरली तो यही दो होती है, मेजरली जो दो चेन हम यूज करते हैं वो 30 और 20 ही होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इनका यूज तो बहुत कम होता है, लेकिन ये भी अवेलेबल होती है आपके पास। 10 मीटर की होगी एक, जिसमें 50 लिंक होते हैं, और इसमें जो टॉलरेंस लिमिट होती है ±3 mm होती है। तो लेंथ के हिसाब से तो नहीं पूछेगा ये लिंक के बारे में, लेकिन ये टॉलरेंस लिमिट के अकॉर्डिंग जो है पूछ सकता है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी चेक करो कितना है, 10 मीटर, डिवाइड बाय 50 कर दो, कितना आएगा, ये भी 0.2 मीटर आएगा। तो 0.2 मीटर का मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, 200 mm। बात एक ही आ रही है। तो कोई भी चेन हो मैट्रिक चेन, सब में वन लिंक की लेंथ 200 mm होती है। नेक्स्ट आती है 5 मीटर की भी चेन होती है, इसमें आपके 25 लिंक होते हैं, और इसकी टॉलरेंस लिमिट होती है 2 mm। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपका 5 डिवाइडेड बाई 25, यानी ये भी आपका 0.2 मीटर आएगा, और ये भी आपका 200 mm ही होगा, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनके बारे में लिख दिया भाई। ये है आपकी चेन, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। तो कई कबार पूछ लेता, 30 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं, 150। 20 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं, 100। 10 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं, तो उसमें होते हैं 50। 5 मीटर की चेन, 5 मीटर वाली चेन में कितने होते हैं, 25। तो आप डायरेक्टली जो है ये लिंक जो है ध्यान रखना है, टॉलरेंस लिमिट ध्यान रखनी है, लेंथ ऑफ वन लिंक ध्यान रखनी है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो, तो पहला चीज नोट पॉइंट में, पहला नोट पॉइंट, लेंथ ऑफ वन लिंक इन मैट्रिक चेन इज 200 mm, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। ये तो हमने पीछे देख लिया था, ये तो था पहला पॉइंट। अब ध्यान रखना, जैसे चेन दिख रही है आपको, 30 मीटर की चेन हुई, तो 30 मीटर की चेन में 5 मीटर के बाद एक सिंगल सी टैली बनी होगी, पत्ती टाइप की होती है, टैली बोलते हैं हम उसको। 10 मीटर पे दो टैली लगी होंगी, 15 मीटर पे तीन टैली लगी होंगी, और सेम सेंटर पे जो सेंटर का चेन होगा उसमें गोल्डन टैली भी होती है, कि वो ये बताता है कि बीच में आप जो हो बिल्कुल सेंटर पे हो चेन के। तो 5 मीटर पे सिंगल टैली, 10 मीटर पे डबल टैली, 15 मीटर पे
ट्रिपल फेस टैली, और उसी में गोल्डन रिंग भी होगी, ठीक है। फिर वापस 20 पे जाओगे तो फिर 2 हो जाएगा, 25 पे 1 हो जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा फिर दोबारा से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, एट एवरी 5 मीटर, एवरी 5 मीटर क्या बना होगा आपका, सिंगल फेस टैली होगा, या ऐसे लिख देते हैं ना, सिंगल फेस टैली एट एवरी 5 मीटर। 5 मीटर की दूरी पे सिंगल फेस टैली होगी। दिखने में कैसी होगी, दिखने में ऐसी होगी, ऐसी पत्ती सी बनी होगी, ठीक है। अब ऐसी सिंग डबल फेस टैली, ऐसे एक फेस ये है, एक फेस ये है, ऐसा, तो ये डबल फेस टैली। और डबल फेस टैली जो होगी आपकी, वो होगी 10 मीटर पे, एट 10 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रिपल फेस टैली भी होती है। अगर 30 मीटर की चेन है तो उसमें ट्रिपल फेस भी आएगी। अगर देखो, अगर 30 मीटर की चेन है तो तीनों आएंगी, लेकिन अगर 20 मीटर की है तो 5 पे ही होगा, 10 पे होगा, वापस 15 पे ही होगा, और फिर 20 पे कुछ वो हैंडल होगा। तो वही चीज है, मैं बता दूंगा अभी। इसमें क्या हो रहा है, ट्रिपल फेस टैली, ट्रिपल फेस टैली ये किस पे होता है, 15 मीटर। अब देखो जनरली, अगर 30 मीटर की चेन है तो 5 मीटर पे होगा, 10 मीटर पे होगा, 15 मीटर पे होगा, 20 पे वापस ये डबल फेस होगा, 25 पे ये होगा, और खत्म, ठीक है, क्योंकि एंड पे तो हैंडल ही होता है। 20 मीटर की चेन में हैंडल है, 5 मीटर पे होगा, 10 मीटर पे होगा, वापस 15 पे ये होगा, और फिर हैंडल होगा, ठीक है। तो वो दो ही चेन ज्यादातर आपको देखने को मिलती है, 30 और 20 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब सेंटर पे, बिल्कुल जो सेंटर होता है, उस पे आपकी एक गोल्डन टैली भी होगी। गोल्डन मतलब सुनहरे कलर की एक गोल्डन टैली होगी, ठीक है। तो उसको भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता है, इसको अलग से गोल्डन बनाता है, ऐसा एक गोल्डन फेस टैली होगी, ठीक है। गोल्डन टैली ये कहाँ पे होगी आपकी, सेंटर ऑफ चेन पे, एट सेंटर ऑफ एवरी मेट्रिक चेन, ये लो। अब जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो होता है ब्रास रिंग। ब्रास रिंग लगी रहती है एक जगह, ब्रास रिंग वो हर 1 मीटर पे लगी हुई रहती है। तो कई बार पूछा जाता है कि ब्रास रिंग आर प्रोवाइडेड इन मैट्रिक चेन एट एवरी एवरी 1 मीटर डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हो कि 5 लिंक के बाद जो हो वो होगी हमेशा। तो इसके बारे में भी लिख देता है भाई, ब्रास रिंग कहाँ पे होगी, एट एवरी 1 मीटर डिस्टेंस इन मैट्रिक चेन, मैट्रिक चेन। यहाँ पे लिंक कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिंक्स भी लिख दो, चाहे लिंक्स भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे, 5। ये ये लो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, ब्रास रिंग, और कुछ पूछता नहीं है ज्यादा, ठीक है जी। ओके, अब ये तो हो गया, क्या बोलते हैं कि कौन कौन सी रिंग या कुछ प्रोवाइडेड। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन यानी जब मैंने लेंथ मेजर कर दी तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो हमको देखना है भाई। तो यहाँ पे जरा देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड लेंथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड लेंथ कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई? तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, या तो आप ऐसे लिख दो, 50 चेन, मान लो आपने मेजरमेंट की, ये कोई लाइन थी, इसमें एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, पांच चेन, ऐसा करके कितनी है, 50 चेन पूरी आ गई। लेकिन आगे चेन जो है वो आगे निकल जा रही है, तो यहाँ पे हम लिंक्स काउंट करेंगे। तो 50 चेन 60 लिंक, या तो ऐसे लिखा होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो तरीका ये है लिखने का, दूसरा तरीका ऐसे भी लिखा हो सकता है, 50 + 60 चेन्स, इसका मतलब भी यही होता है। या फिर ऐसे लिखा होगा 50.60, इसका मतलब भी यही होता है भाई, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो 50 चेन पूरी पूरी है और 60 लिंक है, ठीक है। 50 चेन, ये चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। मान लो आपने क्या यूज किया, 30 मीटर चेन यूज किया, ठीक है। और 30 मीटर चेन, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, कभी कभी दे सकता है आपको। और ये जनरली ये वाला नोटेशन है, ये ज्यादा यूज होता है कर्व में भी, देखोगे ना तुम, कर्व के क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें ये नोटेशन ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, इसी तरीके का नोटेशन देते हो। 50 चेन 30 मीटर की है, तो देखो 50 चेन 60 लिंक्स है ना, कैलकुलेट करो, 50 × 30 प्लस 60 × 0.2, तुम्हें पता है ना एक लिंक कितने का होता है, 0.2 मीटर का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1512 मीटर। ये हो जाएगा आपका 1512 मीटर। अगर मान लो 20 मीटर की चेन है, वो फॉर 20 मीटर चेन, तो हमारा डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो देखो 50 तो पूरी पूरी चेन है, तो 20 मीटर की, 50 × 20, एक चेन, सॉरी एक लिंक 0.2 मीटर का होता है। तो बस सॉल्व कर लो इसको, तो ये 1000 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1012 मीटर। तो इस तरीके से तुम्हें लेंथ भी कैलकुलेट करने को बोल सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है जी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड चेन, नंबर क्या डाला है मैंने इसमें, अच्छा 1, ये मैट्रिक चेन है, ठीक है। सबसे ज्यादा ही मैट्रिक चेन के बारे में पूछा था, इसीलिए हमने मैट्रिक चेन को डिटेल में देख लिया। अगला चलता है, दूसरा है आपका गंटर्स चेन, ठीक है। गंटर्स चेन, इसको हम सर्वेयर्स चेन भी बोलते हैं।
सर्वेयर्स चेन, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 66 फीट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 66 फीट, लेंथ ऑफ चेन। सिक्सटी सिक्स फीट, ठीक है। और नंबर ऑफ लिंक भी इसमें जो है 100 ही होता है, जैसे पीछे बताया था ना, नंबर ऑफ लिंक्स, जैसे ये दिखाया था मैंने तुम्हें, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये जो बिल्कुल इस कड़े में जा रहा है ऐसे बन के, और ये है एक लिंक। तो ऐसे लिंक कितने होंगे, उसमें भी 100 ही होंगे। कितने होंगे, 100। तो नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं भाई, 100। 100। तो लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 0.66 फीट। तो लेंथ ऑफ वन लिंक जो हो जाएगी इसमें हो जाएगी 0.66 फीट। तीसरी चेन पे चलते हैं, जो है आपकी इंजीनियर्स चेन। ये इंजीनियर्स चेन 100 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है। 100 फीट लॉन्ग होती है। इसमें जरा लिख देता हूं मैं, इसमें अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ चेन, ये 100 फीट लॉन्ग होती है। इसमें भी लिंक 100 ही होते हैं, नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लिंक्स 100। तो लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी, 1 फीट होती है इसमें, ठीक है। ओके, अब एक नोट पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान रखना है भाई। वो नोट पॉइंट क्या है कि हर 10 फीट पे जो है इसमें वो लगा रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, ब्रास रिंग। जैसे उसमें थी ना ब्रास रिंग, मैट्रिक चेन में थी ना ब्रास रिंग, इसमें भी लगी होती है। तो इसमें हर 10 मीटर पे एक ब्रास रिंग लगी रहती है। तो यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, एट एवरी 10 मीटर, 10 मीटर बोल रहा हूँ, 10 फीट, एट एवरी 10 फीट इन इंजीनियस चेन a brass ring is provided at every 10 feet in ingenious chain, brass ring is provided। तो नंबर ऑफ ब्रास रिंग हो जाएंगे इसमें 10। 100 फीट है ना, 10 हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है भाई तुमको, ये पॉइंट भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। गंटर्स चेन 66 फीट, नंबर ऑफ लिंक 100, लेंथ ऑफ वन लिंक 0.66 हो गया। इंजीनियर्स चेन की बात करें 100 फीट, हर 10 फीट के बाद एक ब्रास रिंग प्रोवाइडेड होगी इसमें, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रास रिंग कितनी हो जाएंगी तुम्हारी, 10, ठीक है। क्योंकि 100 फीट है ना, 10 फीट पे क्या है, एक रिंग है। तो 20 पे 2, 30 पे 3, 40 पे 4, इसी तरीके से 100 पे 10, ठीक है। तो ये भी हमने लिख दिया। आखिरी जो इसमें चेन है, तो मैट्रिक चेन हो गई हमारी। ये सबसे पहले हमने मैट्रिक चेन देखी, फिर हमने मैट्रिक चेन की डिटेलिंग देखी, फिर हमने रिप्रेजेंट किया कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, फिर हमने गंटर्स चेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंजीनियर्स चेन, और लास्ट है हमारी इसमें रेवेन्यू चेन। लास्ट वन इज रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है वो होती है भाई आपकी 33 फीट। लेंथ ऑफ चेन ये होती है 33 फीट, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक इंपॉर्टेंट है इसका, वो कितने होते हैं, 16।
लेंथ ऑफ वन लिंक कितनी हो जाएगी फिर? टोटल लेंथ को डिवाइड कर दो इससे। लेंथ ऑफ वन लिंक कितना हो जाएगा भैया आपका? 33 डिवाइडेड बाई 16। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 16 नीचे लिख लो। 16 दूनी 32 यानी 16 टू 32 और वन ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लिंक्स इतने होते हैं इसमें, ठीक है। अब पुराने टाइम पे क्या होता था, और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, कि जो आपका कैडेस्ट्रल सर्वे प्रॉपर्टी लाइन, तुमने देखा होगा पटवारी के पास कौन सी चेन होती थी? आजकल तो मैट्रिक चेन ही रखते हैं, पर पहले कौन सी होती थी? रेवेन्यू चेन। तो रेवेन्यू चेन का जो मोस्ट यूज था वो प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए यूज होता था। जब भी डिस्प्यूट होते थे कहीं पे, तो लैंड से रिलेटेड, तो पटवारी चेन लेके आता था, नाप के बताता था, हाँ भाई इतना तुम्हारा एरिया, इतना तुम्हारा एरिया है। अब मैट्रिक चेन का यूज होता है, लेकिन पहले जो है इसका यूज होता था आपका कौन सा? रेवेन्यू चेन। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ, रेवेन्यू चेन was used mostly in cadastral survey for fixing the property line, for fixing the property line। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया भाई। तो जितनी चेन है आपकी वो सारी हमने देख ली है। ओके, चलो अब चलते हैं टेप पे। तो चेन तो हमने सारी देख ली, अब टेप के बारे में देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट जो आता है तुम्हारा, नेक्स्ट नंबर हमने, आई थिंक, चेन देख लिया है। टेप, तो पहला टेप जो है वो है क्लॉथ एंड लिनन टेप। अब देखो, अभी भी कई विलेजेस में तुम जाओगे तो वहां पे तुम्हें कपड़े का टेप मिलेगा। अब इस कपड़े के टेप में होता क्या है, जो भी ये क्लॉथ एंड लिनन का टेप होता है, जब भी आप मेजरमेंट के लिए जाओगे और ग्राउंड पे मॉइस्चर रहा, तो ये मॉइस्चर को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब आप उसको दूर दूर लेके जाओगे तो उसमें सैगिंग आ जाएगी। तो एक तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से टेप में आपकी सैगिंग आ जाती है। दूसरा, कपड़े का टेप इजीली ट्विस्टेड हो जाता है, ट्विस्ट मतलब घूम जाता है, ठीक है। इससे भी लेंथ मेजरमेंट करने में गलती होती है। दूसरा, ये खींच जाता है, कपड़ा खींचता है ना, थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। तो जब भी स्ट्रेचिंग होती है तो लेंथ चेंज कर जाती है, तो ये थोड़ी दिक्कतें थी इसमें। तो इसीलिए क्लोथ का टेप जो है ज्यादातर यूज नहीं करते। तो क्या क्या दिक्कत है? पहला मैंने क्या बोला, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है भाई आपका, अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड कॉज सैगिंग इन द टेप। अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड कॉज सैगिंग इन टेप। तो सैगिंग इन टेप का मतलब क्या है, कि जब मॉइस्चर पकड़ लेगा तो भारी हो जाएगा, दूर दूर जो जो बंदे रहेंगे, फिर ये टेप ऐसा हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। और ये सैगिंग आपको गलत लेंथ देगा। तो पहली चीज तो ये हो जाती थी। दूसरा, दूसरा मैंने बोला इजीली ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट कर जाता था, गेट इजीली ट्विस्टेड, गेट इजीली ट्विस्टेड। तो अब भी जो लेंथ पढ़ोगे वो गलत ही आएगी। तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला था, मैंने क्या बोला, कि जब भी स्ट्रेचिंग करोगे तो स्ट्रेचिंग की वजह से भी लेंथ चेंज कर जाती है इसकी, क्योंकि स्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ गेट अल्टर्ड बाय स्ट्रेचिंग, लेंथ गेट्स अल्टर्ड, अल्टर्ड बाय स्ट्रेचिंग। तो ये हो गया क्लोथ एंड लिनन टेप के बारे में भाई। अगला थर्ड देखते हैं, ठीक है। क्लोथ एंड लिनन टेप के बाद
अब आया हमारा मेटेलिक टेप, ठीक है। तो हमने अब क्या किया जरा देखो, तो अब देखो जो ये कपड़े का वायर था ना आपका, हमने इसी कपड़े के वायर को रेनफोर्स कर दिया। रेनफोर्स का मतलब क्या है, इसके अंदर तारें भर दी ब्रास और कॉपर की, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी को रेनफोर्स कर दिया। अब एक तो बात यह है कि जब हम जोर से इसको खींचेंगे तो लेंथ इसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर टाइम क्या है कि हमने क्या किया, ऐसे ही कपड़े का टेप था, इसको रेनफोर्स कर दिया, जैसे हम सरिया नहीं भर देते कंक्रीट में, वैसे ही किया इस तरीके से, ठीक है, जैसा कि तुम्हें वहां पे दिख रहा है। तो क्लॉथ एंड लिनन टेप आर रेनफोर्स्ड विद कॉपर एंड ब्रास वायर्स, ठीक है। अब ये वाटर प्रूफ प्रूफ बन गई, पानी ज्यादा नहीं खींचेंगे। दूसरा, आसानी से ट्विस्ट भी नहीं हो सकती है, ट्विस्टिंग की प्रॉब्लम भी चलेगी। पर एक दिक्कत है, क्या, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे टेम्परेचर राइज करेगा ये इसकी लेंथ भी चेंज करेगी, और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से इसका भी यूज जो है अब कम ही होता है। तो यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, क्लोथ एंड लिनन टेप, लिनन टेप are reinforced are reinforced with copper and brass wires, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वाटर प्रूफ बन गए ये, ठीक है, हेंस वाटर प्रूफ एंड नॉट गेट इजीली ट्विस्टेड। तो सीधा लिख देता हूँ, वाटर प्रूफ हो गए, वाटर प्रूफ एज इट इज रेनफोर्स एंड नॉट गेट इजीली ट्विस्टेड, ट्विस्टिंग भी नहीं होगी अब इनकी, ठीक है। दो चीजें तो सही हो गई हमारी, लेकिन दिक्कत क्या है, टेम्परेचर से, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक नॉर्मल टेम्परेचर से तो इनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेचर मोस्टली एंड लेंथ गेट altered due to high coefficient of थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो इनकी लेंथ भी क्या कर जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा टेप आता है स्टील टेप। फिर जब हमारा ये टेप भी टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से अब एरर ज्यादा होने लग गई, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम कोई टेप बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बनाते हैं, और जब हम ग्राउंड पे जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा ही होता है, ठीक है। मान लो आपने टेप बनाया 20 डिग्री सेल्सियस पे, मेजरमेंट करने गए 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो लेंथ तो चेंज होगी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें ज्यादा था। फिर अब हमने क्या किया, हमने बनाया स्टील टेप। तीसरा हमने क्या किया, फिर बनाया स्टील टेप। अब जितने भी टेप ऊपर हैं उनमें से सबसे सुपीरियर टेप है ये स्टील टेप। क्यों? क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखें तो आपका क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखें तो कॉपर और ब्रास से कम है इसका, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस ये आपका स्टील का होता है। अगर तुम ब्रास या कॉपर का देखो तो 17 या 17 से थोड़ा ज्यादा ही होता है, 17 के आसपास होता है, चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो स्टील टेप जो है आपका, वो थर्मल ऑफ कोफिशिएंट एक्सपेंशन इसका कम है, तो हम क्या करते हैं,
ऊपर वाले टेप से ये ज्यादा बेटर था, और हमने क्या कर दिया फिर छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए इसको यूज करना चालू कर दिया। जैसे तुमने देखा भी होगा कि वो मिस्त्री के पास एक स्टील टेप होता है जिसको खींचता है बाहर, वो स्टील टेप ही है एक टाइप का ठीक है। तो छोटी मेजरमेंट के लिए वो बेस्ट सूटेड है। ठीक है, बड़ी मेजरमेंट में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन छोटी मेजरमेंट के लिए ठीक है भाई। तो आजकल हम उसे स्मॉल मेजरमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मेड बाय स्टील एंड सुपीरियर देन अबव ऑल, मेड बाय स्टील एंड सुपीरियर देन अबव ऑल, ऊपर सभी टेप से आपका सुपीरियर है। लास्ट पॉइंट, affected by temperature only, temperature only, hence use in small measurement, use in small measurements। ठीक है, ये भी हो गया भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका इनवर्ट टेप। अब अगर मैं बात करूं इनवार टेप की, तो इनवार टेप की बात मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था। तो ये बनता है 36% निकेल और आपका 64% ऑफ स्टील, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और इससे बनाते हैं हम कौन सा, ये वाला टेप, इनवार टेप। अब इनवार टेप को जितने भी इंपॉर्टेंट सर्वे वर्क है जहां पे हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, हम इनवार टेप का यूज करते हैं। लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ। दिक्कत क्या है, इसको हैंडल बड़े अच्छे से करना पड़ता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है काफी, और सॉफ्ट होता है तो इजीली ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, तो बस यही दिक्कत है कि सॉफ्ट है तो इसको यूज बड़े अच्छे से करना होता है। बाकी इसमें कोई ज्यादा चेंज जो है नहीं आता ना, टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ना ही क्या बोलते हैं लेंथ अल्टर्ड हो जाएगी पुलिंग फोर्स से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस एक दिक्कत है कि सॉफ्ट है तो बड़े प्यार से इसको जो है यूज करना पड़ता है। किस किस का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया तुमको, स्टील और निकेल का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज द टेप मेड बाय 36% ऑफ निकेल एंड 64% ऑफ स्टील। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। ठीक है, और ये भी ध्यान रख लो यार, इसकी ना विड्थ भी पूछी गई है, तो अवेलेबल लेंथ लिख देते हैं पहले। अवेलेबल लेंथ 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। 50 मीटर, 100 मीटर। पता नहीं किसी एग्जाम में इसकी विड्थ पूछी गई थी, 6 mm विड्थ होती है, 6 mm वाइड। दीज आर 6 mm वाइड टेप। तो ये पॉइंट मैंने लेंथ का ऐसे लिख दिया, लेकिन ये कि विड्थ तो पूछी हुई थी, पता नहीं किसी जेई में पूछा होता, तो मैंने इसलिए लिख दिया 6 mm वाइड होता है ये टेप। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इन सब में पूछा ही ये 2 पॉइंट जाते हैं, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था कि सॉफ्ट होते हैं ये टेप काफी, तो बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए इनको हैंडल करने के लिए। कैसे लिखूं, hence it is, कैसे रिक्वायर मच अटेंशन, require much attention, require much attention to handle these tape as it is very soft and likely to twist।
एंड लाइकली टू ट्विस्ट। ठीक है, likely to twist. This is highly precise tape. This is highly precise tape and not get affected by temperature, pull and humidity. ना तो ये ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर से कुछ दिक्कत होगी इसको, ना टेम्परेचर से, ना पुल से। ठीक है, तो ये हमारे टाइप टेप होते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और यार, एक्यूरेसी जरा लिख देते हैं यहाँ पे ना, वो पीछे रह गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जनरली इसकी एक्यूरेसी है 1:10⁶, मैंने बताया था तुम्हें। ऑल बेस लाइन इन सर्वे आर मेजर्ड विद इनवार टेप। और एक्यूरेसी क्या होती है आपकी, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कई बार पूछ सकता है तुमको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट। ऑल इम्पोर्टेंट लाइन्स that is baseline are measured with this tape, are measured with this tape only, and yeah, this tape only बस। accuracy of this tape 1:10⁶। तो ये हो गया भाई सारे टेप आपके। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है सबको? तो चेन, टेप और चेन सर्वेइंग, और इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट है अभी, 9-10 इंस्ट्रूमेंट है और सारे देखने पड़ेंगे। रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, क्रॉस स्टाफ। ठीक है, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है सबको? किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैसेज तो कर दिया करो कम से कम भाई लोगों, उन लोगों से मैसेज भी नहीं होता। चलो कोई नहीं, कल मिलता है सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।